गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर की सेकंड पेपर में इससे पहले वाली 2-3 वीडियो में हमने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था और इसके बाद में हमने जेनेटिक्स का ब्रीफ हिस्ट्री देखा था। आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मेंडल या मेंडलवाद के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके अंदर हमने निम्न पॉइंट बना रखे हैं। इन पॉइंटों को हम कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मेंडल का जीवन परिचय, अर्थात मेंडल का जन्म कहाँ, कब, कैसे, क्या, वो सारी बातें। इसके बाद में अगला पॉइंट है मेंडल के नियम तात्कालीन समय में प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाए। मेंडल ने जो नियम दिए थे जब तक वह जिंदा थे तब तक इतनी प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाए, उनको इतनी लोकप्रियता क्यों नहीं मिली। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडल को इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त हुई। इससे पहले भी कई सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जेनेटिक्स में अच्छे अच्छे प्रयोग किए थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए और मेंडल सफल हो गए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या वजह थी, वो पढ़ेंगे। इसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का पौधा क्यों चुना, मेंडल के प्रयोग कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन से संकरण तकनीकियाँ उन्होंने अपनाई, मेंडल के नियम कौन कौन से हैं, मेंडल के नियमों का क्या महत्व है, मेंडल के नियम के क्या अपवाद, विचलन हैं, एक्सेप्शन हैं, और लास्ट में रहेगी जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी। तो ये सारी बातें हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो चलिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेंडल का जीवन परिचय। ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को डार्विन के जन्म से कोई 13 साल बाद ऑस्ट्रियन साम्राज्य के सिलेसियन के मोराविया क्षेत्र में हुआ था। और ये वर्तमान में ये जो क्षेत्र है चेक गणराज्य में पड़ता है। उस समय ऑस्ट्रियन साम्राज्य में था, आज चेक गणराज्य में। और उनके माँ बाप ने उनका नाम योहान रखा था। तो बात समझ में आ गई। इनका जन्म ऑस्ट्रियन साम्राज्य में 1822 में हुआ था। अगली बात, वो एक माली परिवार से थे। उनका परिवार काफ़ी गरीब था। उनके पिताजी उनको कृषक बनाना चाहते थे लेकिन वो पढ़ना चाहते थे। ऐसी कई सारी बातें हैं लेकिन मेन बातों में से अगली बात है 1842 में 42 में उन्होंने दर्शन शास्त्र विषय में यानी कि फिलोसॉफी में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया। फिर 1843 में यानी 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रूनो शहर में, जो कि वर्तमान में चेकोस्लोवाकिया में स्थित है, पादरी के रूप में उनको कार्य मिला और वो पादरी के रूप में नियुक्त हुए। और जब वो पादरी बने उसी समय उसी ब्रूनो शहर में उनको ग्रेगर की उपाधि प्राप्त हुई। 1851 यानी कि 1851 में वो वहाँ से वियना चले जाते हैं। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वर्तमान में ये। और वहाँ जाकर के 3 वर्षों तक गणित एवं प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और ये जो गणित और प्राकृतिक विज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया, वही अध्ययन बाद में जाकर के जो कुछ भी जेनेटिक्स विषय में उन्होंने रिसर्च किया शोध कार्य के लिए, उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। फिर 1853 में मेंडल वापस ऑस्ट्रिया से आ जाते हैं ब्रूनो में और वहीं पादरी बन जाते हैं और पास की स्कूल में अध्यापन का कार्य कराते हैं, टीचर बन जाते हैं। इसी दौरान वहाँ उसी चर्च में एक जो गार्डन होता है, उस गार्डन में उद्यान मटर यानी कि पाइसम सेटाइवम नामक पौधे पर आनुवंशिकी के महत्वपूर्ण प्रयोग शुरू करते हैं। हालांकि शुरुआत में वहाँ चूहों पर प्रयोग करना चाहते थे, यह देखने के लिए कि किस तरीके से माता पिता के लक्षण संतानों में स्थानांतरित होते हैं। जो उस समय की जीवन विज्ञान की सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे जटिल समस्या थी, सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी कि माता पिता के लक्षण संतानों में कैसे जाते हैं। तो इस बात का अध्ययन करने के लिए आरंभ में वो चूहों पर प्रयोग करना चाहते थे लेकिन चर्च से सहमति नहीं मिल पाई। इसलिए फिर उन्होंने उद्यान मटर के पौधे पर प्रयोग शुरू किए और इन प्रयोगों के आधार पर ही फिर उन्होंने बाद में आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए, जो कि आज भी हम पढ़ रहे हैं। इन प्रयोगों में उन्होंने वंशागति की इकाइयों की धारणा, जिसे कारक यानी फैक्टर कहा था, उसकी धारणा उन्होंने प्रतिपादित की। कारक या फैक्टर या इकाइयों की धारणा प्रतिपादित की। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव में, नर और मादा दोनों में, समान संख्या में कुछ ऐसी इकाइयाँ होती हैं जो अगली पीढ़ी में वंशागत होती हैं और ये इकाइयाँ जो अगली पीढ़ी में वंशागत होती है वो ही अगली पीढ़ी में यानी कि संतान में उनके सामान्य एवं विशिष्ट लक्षणों के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कोई लगभग 30,000 से अधिक मटर के पौधों पर प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने गणित और सांख्यिकी का उपयोग किया। और इसके बाद उन्होंने अपने प्रयोगों के जो निष्कर्ष थे, जो परिणाम थे, उनको ब्रॉन्ज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष 8 फरवरी से 8 मार्च
1865 में प्रस्तुत किया और अपने शोध कार्य को 1866 यानी कि 1866 में ब्राउन सोसाइटी की एक वार्षिक पत्रिका है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्राउन, इस पत्रिका में पादपों में संकरण के प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। यानी उन्होंने मटर के ऊपर कोई 30,000 से ज़्यादा प्रयोग किए और इन प्रयोगों के अंदर उन्होंने गणित और सांख्यिकी का काफ़ी अच्छा उपयोग करते हुए बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया। सारे डाटा उन्होंने इकट्ठे किए और डाटा का फिर उन्होंने सांख्यिकी एनालिसिस किया। फिर उन्होंने जो भी निष्कर्ष निकाला उन निष्कर्षों को उन्होंने ब्राउन सोसाइटी की एक जो पत्रिका थी उस पत्रिका में पादपों में संकरण के प्रयोग के नाम से शीर्षक के नाम से छपवाया। हालांकि उनका जो मूल रिसर्च पेपर था, जो भी उनका मूल कार्य था वो जर्मन भाषा में था। जर्मन भाषा में वर्षे की उबर प्लांट जेन हाइब्रिडेन, ये उनका शीर्षक था जर्मन भाषा का। इसके बाद इन्हीं मेंडल के जो प्रयोग थे उसके आधार पर आनुवंशिकता के नियम बने। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेंडल ने जो कुछ खोज की, जो कुछ भी प्रयोग किए, जो कार्य किए, जो परिणाम प्राप्त किए, वो उस समय के लिए एक चमत्कारिक परिणाम थे। लेकिन विज्ञान जगत में जब तक मेंडल जिंदा रहे तब तक उन नियमों को कोई प्रसिद्धि नहीं मिली और न ही मेंडल को कोई लोकप्रियता प्राप्त हुई। कोई 34 वर्षों तक मेंडल के प्रयोगों पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन उनकी मृत्यु के पश्चात लगभग 1900 ईस्वी के लगभग में 3 वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों में, तीनों ने अपने अपने अलग अलग प्रयोग किए और इन प्रयोगों में उन्होंने जो परिणाम प्राप्त किया वो परिणाम मेंडल के नियमों के समान था और उसी समय से फिर मेंडल के नियमों की पुनर्खोज होती है। और वो 3 वैज्ञानिक थे, पहले हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, दूसरे जर्मनी के कॉल कॉरेंस और तीसरे ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमार्क। ये जो 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी ब्रीज, कॉल कॉरेंस और एरिक वॉन शेरमार्क, इन तीनों ने अलग अलग प्रयोग किए, संकरण के प्रयोग किए और इन प्रयोगों में जो परिणाम प्राप्त हुआ वो परिणाम मेंडल के परिणामों के लगभग समान था और इस तरीके से मेंडल के नियमों की पुनः खोज होती है और विज्ञान जगत में मेंडल के नियमों को महत्व और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। अब ये तो हो गया मेंडल का जीवन परिचय। अब हमारा अगला पॉइंट है मेंडल के नियमों को आरंभ में प्रसिद्धि क्यों नहीं मिली, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण थे। तो इसके पीछे वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन में सबसे मेन है कि मेंडल ने जब ये अपने नियम दिए थे वो उस समय के लिए काफ़ी बड़े स्तर के ज्ञान की बात थी और उस समय संसार में इतना विज्ञान का लेवल था नहीं कि वो मेंडल के नियमों को समझ पाए। जन सामान्य और वैज्ञानिकों की भी पहुंच से ऊपर की थी बातें। तो मेंडल के नियम व खोज अपने समय में बहुत आगे की थी, पहला पॉइंट तो। दूसरा, जब उन्होंने अपने काम को अन्य वैज्ञानिकों के सामने पेश किया था तो वो अपनी बात, अपने प्रयोगों के निष्कर्ष और अपने परिणामों को उन वैज्ञानिकों को अच्छी तरह से समझा नहीं पाए। जब भी वो समझाने जाते तो उसके पीछे वहाँ ऐसा क्यों होता है, इनके परिणाम ऐसे क्यों प्राप्त हुए, उसका कोई भौतिक ठोस आधार वो प्रदान करने में असफल रहे। यानी कुल मिलाकर के उस समय के जो वैज्ञानिक जगत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे उनके सामने वह अपनी बात, अपने नियम, अपने कार्य और अपने परिणाम को एक ठोस आधार के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हो पाए। कौन? मेंडल। इसलिए उनके नियम आरंभ में प्रसिद्धि से परे रहे। उनके कार्यों को एक ऐसी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था जो कि उस समय कोई विशेष प्रसिद्ध पत्रिका नहीं थी। यानी कि लोगों की पहुंच तक उनकी बात नहीं जा पाई, उनके कार्य, उनके परिणाम नहीं जा पाए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रयोग जिस पत्रिका में छपवाए थे वो पत्रिका बहुत सीमित दायरे में प्रचलित थी। वो उस समय पूरे वर्ल्ड या पूरे देश को मतलब प्रसारित हो या प्रचारित हो ऐसी पत्रिका नहीं थी। इसके बाद उन्होंने अपने नियमों में ज़्यादातर गणितीय आधार को उपयोग में लाया था और गणितीय आधार को उस समय के वैज्ञानिकों ने संकरण के प्रयोगों में अस्वीकार कर दिया। इसके बाद में डार्विन और वालस जैसे वैज्ञानिक उस समय ज़्यादा फेमस थे, तो नेचुरली मेंडल को इतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई। इसके बाद सबसे मोटी वजह जो मेंडल के नियमों को तात्कालीन समय में प्रसिद्धि न मिल पाने की
कि वहाँ अपने नियमों के पीछे, अपनी वंशागति की जो उनकी थ्योरी थी, जो सिद्धांत थे, उसके पीछे की विज्ञान को समझाने में असफल रहे। वो ये समझाने में असफल रहे कि ऐसा कौन सा भौतिक आधार है जिस वजह से ये हो रहा है। उन्होंने इसके लिए इकाई और कारक को जिम्मेदार बताया था, लेकिन वो इकाई और कारक क्या है, उस इकाई और कारक का केमिकल कंपोजिशन क्या है, वह इकाई कारक कहाँ स्थित होती है, कौन से पदार्थ से बनी होती है, ऐसी कई सारे प्रश्नों का जवाब वो उस समय दे पाने में असक्षम रहे। ठीक है, लेकिन बाद में सूक्ष्मदर्शीय तकनीकी की खोज होने लगी। 19वीं शताब्दी के अंत में, लगभग 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ये देखा जाने लगा कि जो गुणसूत्रों की खोज होने लगी, गुणसूत्रों के ऊपर जीन की खोज होने लगी। तो उस समय ये देखा जाने लगा कि मेंडल ने जिन इकाई और कारकों की बात कही है, वो इकाई और कारक गुणसूत्र और उन पे स्थित जीन के समान व्यवहार करते हैं। मतलब जिस तरीके की मेंडल ने बातें कही थी कारक और इकाई के संबंध में, वैसी बातें जीन के संबंध में लागू होने लगी और इस तरीके से मेंडल के नियमों को बहुत ही अच्छी प्रसिद्धि मिलने लगी। और इसके बाद आज हम 8वीं क्लास से लेकर के MSc तक और हर एक आनुवंशिकी वैज्ञानिक कार्य में मेंडल के नियम को पढ़ते हैं, समझते हैं और उपयोग में लाते हैं। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पहला मेंडल का जीवन परिचय और दूसरा मेंडल के नियमों को आरंभिक समय में उचित सफलता क्यों नहीं मिल पाई। प्रश्न थर्ड या पॉइंट थर्ड हमारा कि मेंडल के प्रयोग या मेंडल की सफलता के पीछे क्या कारण है। एक्चुअल में इस प्रश्न का मीनिंग ये है कि मेंडल से पहले भी जेनेटिक्स में कई वैज्ञानिकों ने अपने तरह से प्रयोग किए थे, लेकिन वो उतने कारगर प्रयोग और परिणाम प्राप्त करने में सफल क्यों नहीं हो पाए जितना कि मेंडल। और वो मेंडल इतने सफल हो गए जिन्हें आज तक हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो इनकी इतनी बड़ी चमत्कारिक सफलता के पीछे क्या वजह रही, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इन वजहों को हम देखते हैं और आपको जान करके हैरानी होगी। इसके पीछे का सबसे मेन कारण ये है भाग्य या संयोग। यानी मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जिन जिन चीज़ों को पैरामीटर बनाया, जिन जिन आधारों को उपयोग में लाया, वो एक संयोग था या फिर उनका भाग्य था। अगर वो उन पैरामीटरों से परे या उन आधारों से परे किसी अन्य चीज़ या अन्य तरीके से काम करते तो निश्चित रूप से उनके परिणाम अलग होते, निष्कर्ष अलग होते और नियम ही अलग हो जाते और फिर वो इस तरीके से प्रसिद्धि उनको नहीं मिल पाती। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं इस तरीके से। फर्स्ट बात कि मेंडल के द्वारा आनुवंशिकी के प्रयोग हेतु मटर के पौधे को उपयोग में लाना, ये उनकी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा वजह थी। अब मटर के पौधे की क्या क्या बातें हैं वो अगले पॉइंट में देखेंगे हम कि भाई मटर का पौधा छोटा होता है, एरिया कम घेरता है, मतलब जल्दी उसका जीवन काल छोटा होता है, तो इसलिए हम बहुत कम समय के अंदर बहुत ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। अगर उसकी जगह कोई बड़ी जीवन अवधि का प्रयोग वाला पौधा लेते उपयोग में, तो इतने ज़्यादा प्रयोग नहीं हो सकते। तो एक उनकी सफलता के पीछे सबसे मेन वजह यह है कि मटर का पौधा और मटर के पौधे में 7 जो मतलब कई विपर्यासी लक्षण होते हैं, उसमें से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का उपयोग में लाना। विपर्यासी मतलब एक ही लक्षण के 2 विपरीत या विरोधी रूप, जैसे एक लंबाई का लक्षण है उसका लंबा और बौना। इसके बाद में एक तो ये वजह हो गई कि मटर के पौधे को उपयोग में लाना, और दूसरी वजह कि उन्होंने मटर के पौधे में अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण उपयोग में लाए। और ये जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण वो उपयोग में लाए थे, उन सभी विपर्यासी लक्षणों के जो कारक हैं या जीन हैं वो 7 विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे। ठीक है, जिसके कारण मेंडल अत्यधिक भाग्यशाली रहे कि वहाँ संलग्नता का प्रक्रम नहीं हो पाया। अगर वो एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते ये विपर्यासी लक्षण, तो फिर उनमें संलग्नता होती, और जब संलग्नता होती तो मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो मतलब, या कुल मिलाकर के आप ये बता सकते हो कि मेंडल के नियमों का जो आज हम पढ़ रहे हैं उस तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, तो मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को उपयोग में लाया। अगली बात, एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, फिर वो जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे वो 7 विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित थे, और इसी वजह से संलग्नता का प्रक्रम नहीं हो पाया, और इसी वजह से उनको मतलब जो परिणाम उन्होंने प्राप्त किया वो एक नियमों में आ सके, ऐसा परिणाम उनको मिला। इसके बाद मेंडल ने पूर्ण रूप से शुद्ध गुण वाले यानी समयुग्मजी पौधों को ही अपने प्रयोग में लाया। हेट्रोजाइगस प्लांट को नहीं उपयोग में लाया, वो केवल होमोजाइगस एकदम प्योर प्लांट्स को ही उपयोग में लाए। ठीक है, इसके बाद में मेंडल ने अपने प्रयोगों को F2 एवं F3 पीढ़ी तक ही सीमित रखा।
इसके बाद अपने प्रयोगों के परिणामों का उन्होंने विधिवत लेखा रखा, पूरा उसका डाटा पूरा इकट्ठा किया उन्होंने, तो ही तो वो विश्लेषण कर पाएंगे। और इन सारे डाटा को उन्होंने पर्याप्त मात्रा में इकट्ठा किया, कोई 30,000 से ज़्यादा प्रयोग किए। और इसके बाद में उसमें उन्होंने सांख्यिकी का उपयोग किया, गणित का उपयोग किया और एक अच्छी तरह से विश्लेषण किया। और सांख्यिकी और गणित का डाटा में उपयोग करके विश्लेषण करते हैं तो कुछ नियमबद्ध परिणाम प्राप्त होते हैं, और इन्हीं नियमबद्ध परिणामों को फिर उन्होंने मेंडल के नियमों के नाम से प्रतिपादित किया। तो ये है मेंडल की सफलता का कारण। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 3 पॉइंट पढ़े। फर्स्ट, मेंडल का जीवन परिचय। दूसरा, मेंडल के नियम तात्कालिक समय में प्रसिद्ध क्यों नहीं हो पाए। और तीसरा कि मेंडल की सफलता के पीछे क्या राज था। इन 3 बातों को हमने आज देखा। नेक्स्ट वीडियो में अगली बातें देखेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।